हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा 26 अगस्त 2021 का करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है, तो ये इनकी एप्लीकेशन है जहाँ पे आप जाके सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। कंटेंट हम अंदर देख ही लेंगे। तो पहला टॉपिक जीएस पेपर 2 से है। यूनिट आप देख ही रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, ई वीज़ा। संदर्भ देख लेते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ है, तो जो अफ़गानिस्तान में तालिबान का आक्रमण हो रहा है, उसकी वजह से जैसे आज भी आपने देखा होगा जो एयरपोर्ट है वहाँ पे क्या बोलते हैं बम ब्लास्ट किए गए, जिसमें 40 लोग जो है मारे गए। ठीक है, तो इस टाइप से जो हालिया कंडीशन है उसकी वजह से भारत ने क्या किया, जो अफ़गान नागरिकों को दिए गए जो वीज़ा थे, ठीक है, उसको अमान्य रद्द करने का फैसला किया है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है 2000 वीज़ा शामिल हैं। इसके अलावा जो भारत में नागरिक अगर प्रवेश करा अफ़गानिस्तान का कोई भी, तो उसको केवल ऑनलाइन माध्यम से ई वीज़ा जो है उसके लिए आवेदन करना होगा। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों किया भारत सरकार ने ऐसा? तो भारत सरकार को ये चिंता थी कि जो वीज़ा हासिल करते हैं ना, भारत सरकार हासिल करते हैं वीज़ा अफ़गान नागरिकों के, तो उनके द्वारा जो जमा किया जाता है वीज़ा, वो जो है वहाँ का जो काबुल में स्थित जो भारतीय दूतावास है, वहाँ पे भारतीय वीज़ा सेंटर है, उसमें इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है, जो भारत विरोधी आतंकवादी समूहों के हाथों में जा सकते हैं। ठीक है, उनकी आइडेंटिटी उनके तालिबानियों के हाथों में लग सकती है। ठीक है, इसे देखते हुए जो वहाँ के जो हमारा गृह मंत्रालय है, उसने इन सभी वीज़ा को रद्द करने का फैसला किया है। ठीक है, सब तो इसके रिस्पेक्ट में देख लेते हैं ई वीज़ा क्या होता है। ये जो है 2014 में सरकार द्वारा शुरू की गई एक पद्धति थी और जो कि 2017 से 18 में इस सुविधा को विस्तारित आगे किया गया। शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। ठीक है, इस प्रणाली की जो बुनियाद है वो वर्ष 2010 में जापान, सिंगापुर, फिनलैंड, लक्ज़मबर्ग, न्यूजीलैंड इनके लिए शुरू की गई जो टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल TVOA है, इस योजना में देखी जा सकती है। तो इसके अंतर्गत जो भारत सरकार थी उसने TVOA को क्या कर दिया, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन है, ठीक है, ऑनलाइन कर दिया एक तरह से, तो इसके साथ इसको मिला दिया, जिसके बाद इसे क्या कहने लगे हम, ई वीज़ा प्रणाली। ठीक है, विदेशी नागरिकों के लिए वीज़ा जारी करने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख एजेंसी है। अब इसकी पात्रता किसको मिलेगा ई वीज़ा? तो ये 5 कैटेगरी को दिया जाता है: पर्यटन, व्यवसाय, सम्मेलन, चिकित्सा और चिकित्सा परिचर्या। ठीक है, जो भी जो मेडिकल के जो रिस्पेक्ट में अगर किसी देश से आते हैं तो ये उनको दिया जाएगा। ठीक है, इसमें अपवाद क्या होंगे, किन को इसके अंतर्गत छोड़ा गया है? तो ये जो वीज़ा है वो पाकिस्तानियों को नहीं दिया जाता। अगर किसी पाकिस्तान को भारत आना है तो क्या करना होगा, इस्लामाबाद में स्थित जो भारतीय उच्चायोग है उससे जो है नियमित वीज़ा के लिए आवेदन करना होता है। इसके अलावा जो ई वीज़ा है वो क्या है, वो जो विदेशी राजनयिक होते हैं उनके लिए मान्य नहीं होता है, उनको अलग से एक वीज़ा प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगला टॉपिक क्या है, जीएस पेपर 2 से ही है। यूनिट आप देख ही रहे हैं, जांच एजेंसियों में जनशक्ति की कमी, लैक ऑफ मैन पावर इन प्रोब एजेंसीज। तो इसका संदर्भ क्या है? तो जैसे कि जो 25 अगस्त का था वो हमने अभी पढ़ा नहीं है, उसमें आपने पहला ही टॉपिक पढ़ा होगा। जो महाराष्ट्र के जो उद्धव ठाकरे CM है, उन पर टिप्पणी करने की वजह से जो है उनको गिरफ्तार किया गया, एक मंत्री को, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर को। तो इसके रिस्पेक्ट में यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट उसने क्या कहा कि वर्तमान और जो पहले के जो जितने भी सांसद और विधायकों के खिलाफ जो वर्षों से लंबित सैकड़ों आपराधिक मामले हैं, उनके बारे में एक याचिका पर सुनवाई की जा रही है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा जो ये है CBI है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, ऐसी जांच एजेंसियों में लंबित रिक्तियों पर निम्नलिखित टिप्पणियां की गई। ठीक है, तो टिप्पणियां क्या की CBI के ऊपर? तो जैसे कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उनमें रिक्तियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे ही हमारी क्या है जो जांच एजेंसी है उनको भी जनशक्ति और बुनियादी ढांचे की कमी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इन पर जो है काम का काफ़ी ज़्यादा भार होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो एक ट्रायल कोर्ट लगभग 1000 मामलों को संभालता है। ठीक है, उसके अलावा इनमें से कुछ मामले जिनकी CBI या फिर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, ED होता है, ऐसी जांच एजेंसियां द्वारा जांच की जाती है जो एक दशक से अधिक समय से लंबित हैं। इनके अंदर जो मामले हैं वो 10 साल से ऊपर लंबित पड़े हुए हैं। उसके अलावा जो विधि निर्माता होते हैं, लॉ मेकर होते हैं, उनके खिलाफ लंबित मामलों संबंधी आंकड़े। तो इसमें से जो है 51 सांसद, 71 विधेयक जो है वो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत अपराध में अब आरोपित दिए गए थे। ठीक है, उसके अलावा देश भर में जो CBI अदालतें हैं उसमें सांसदों और विधेयकों के खिलाफ 121 मामलों में से 58 मामलों में आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया था। उसके अलावा इनके खिलाफ 45 में से अभी तक आरोपी भी जो है तय नहीं हुए हैं, आरोप जो 45 मामले उनमें कोई भी आरोप उन पर तय नहीं हुआ है, जबकि कथित तौर पर ये अपराध कई साल पहले किए गए थे, एक्चुअल में किए गए थे, पर इन पर अभी तक आरोप भी जो है तय नहीं हुआ। उसके अलावा जो लॉ मेकर है, विधि निर्माता है,
उनके खिलाफ सीबीआई के कुल 37 मामले वर्षों से जांच के चरण में ही चलते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ जांच के चरण में चलते जा रहे हैं, आगे कार्रवाई नहीं बढ़ रही है। अक्सर होने वाली देरी के कारण जो चुनौतियाँ होती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो कई मामलों में ये देखा जाता है जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है मामलों में और मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो ईडी हमारा है, प्रवर्तन निदेशालय है, उसके द्वारा जो अन्वेषण मतलब किसी भी चीज़ की जांच करते हैं, वो अन्वेषण किए जाने वाले मामले में अवरोध उत्पन्न होना, क्योंकि इनमें से कुछ मामले जो है विदेशों के जो टैक्स हेवन होते हैं, जो मतलब दूसरे देशों में जाकर टैक्स को बचाने के लिए ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे टैक्स कम दिया जाता है, तो इस इन तक जो है फैले हुए हैं। इन देशों द्वारा जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि नॉर्वे वगैरह है, वहाँ पे अगर आप जाके अपनी कंपनी का टैक्स पे करेंगे तो आपको काफ़ी कम टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इन वहाँ की जो जांच एजेंसी होती है वो इनसे इनकार कर देती है। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो सांसदों और विधेयकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए अपर्याप्त विशेष अदालतें भी हैं। अभियोजन में अभियोक्ता और गवाहों की क्या होती है, कमी होती है, विलंबित जांच हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार के मामले सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जारी आदेश है, तो 2017 में क्या हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सांसदों के लंबे समय से लंबित मुकदमों को तेज़ी से ट्रैक करने के लिए देश भर में क्या किया था, विशेष अदालतें स्थापित करने का आदेश दिया था। मतलब ये उसका सॉल्यूशन बताया जा रहा है। उसके अलावा फरवरी 2020 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जो राजनीतिक दल होते हैं उनको विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के पूरे आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने का आदेश दिया था। मतलब बैकग्राउंड में उन्होंने बैक में जो भी अपने पास्ट में वो किए होंगे, अपराध किए होंगे, उनकी एक लिस्ट बताई जाए। ठीक है, उसके अलावा साथ ही क्या हुआ था, जो शीर्ष अदालत है सुप्रीम कोर्ट है, उसने आदेश देते वक्त कहा था कि लंबित मामलों के विवरण के साथ राजनीतिक दलों के लिए इस प्रकार के उम्मीदवारों के चयन के कारणों को भी प्रकाशित करना होगा। मतलब क्यों चयन किया आपने, अगर किसी ने पास में कोई क्राइम किया। ठीक है, तथा साथ ही यह भी स्पष्ट करना होगा कि उनके द्वारा गैर आपराधिक पृष्ठभूमियों के उम्मीदवारों क्यों नहीं चुना गया। ठीक है, मतलब जिसने कोई भी अपराध नहीं किया तो उनको क्यों नहीं चूज़ किया गया एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने अपराध किया उसको चूज़ किया। समय की मांग क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है उसको एक न्यायिक आदेश पारित करना चाहिए जिसमें क्या कहा गया हो कि निचली अदालतों को लंबित मुकदमे की कार्रवाई को अनिवार्य समयबद्ध तरीके से संभव अगले जो 6 महीने हैं उसके भीतर पूरा करने का निर्देश दिया जाए। उसके अलावा प्रत्येक जो ट्रायल कोर्ट होता है उसके समक्ष मामलों की संख्या को तर्कसंगत करने का प्रयास किया जाए। उसके अलावा जो लॉ मेकर है उनसे जुड़े आपराधिक जो मुकदमे हैं उन पर प्रगति की निगरानी हेतु शीघ्र ही विशेष अदालतें सहित एक तंत्र जो है स्थापित किया जाए। जैसे कोई भी समाधान निवारण तंत्र, इस टाइप के तंत्र बनाए जाए वहाँ के अदालतों द्वारा। उसके अलावा हाल ही में जो अदालत है उसने यह भी निर्देश दिया कि किसी सांसद या विधेयक के खिलाफ आपराधिक मामला संबंधित जो हाई कोर्ट है वहाँ का, उसकी सहमति के बाद ही वापस लिया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो राजनीतिक दल होता है उसको चाहिए कि वे खुद दागी लोगों को टिकट देने से मना कर दें। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में जो संशोधन किया जाना चाहिए ताकि उन लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके जिनके खिलाफ जघन्य प्रकृति के मामले लंबित पड़े हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके लिए राजनीतिक दलों के वित्तीय खातों की लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्रदान की जाए। ठीक है, तो उसके अलावा देखिए अगला टॉपिक क्या है, ये भी जीएस पेपर 2 से ही है, आप देख रहे हैं हवाना सिंड्रोम एवं इस रहस्यमयी बीमारी के बारे में नवीनतम रिपोर्ट। यूनिट आप देख ही रहे हैं, तो संदर्भ क्या है, तो जो हवाना सिंड्रोम है, तो ये सिंड्रोम होता क्या है, तो 2016 में क्या देखा गया था, जो हवाना है उसमें तैनात जो कई अमेरिकी राजनयिक थे और अन्य जो कर्मचारी थे उनको क्या हुआ, अपने होटल अथवा घरों में अजीब और गरीब जो ध्वनियाँ वो सुनाई दी और शरीर में जो है अजीब सनसनी महसूस होने के बाद वो बीमार हो गए। उसके अलावा क्या देखा गया, मतली आना, गंभीर सिरदर्द, थकान, चक्कर आने, नींद की समस्या और जो श्रवण ह्रास है, सुनने में कमी है आदि लक्षण पाए गए। इस बीमारी को तब से हवाना सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जो हवाना सिंड्रोम है लगभग 4 वर्ष से ये मतलब विद्यमान है। तो ये एक रहस्यमयी न्यूरोलॉजिकल बीमारी, मतलब दिमाग से रिलेटेड बीमारी है जो कि क्यूबा, चीन और अन्य देशों में तैनात अमेरिकी राजनयिक और खुफिया अधिकारी को ग्रसित हो गए थे इससे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो NAS है, नेशनल अकेडमी फॉर ऑफ साइंसेज है, उसकी एक रिपोर्ट में जो है इस बीमारी का संभावित कारण क्या दिया गया, निर्देशित जो माइक्रोवेव विकिरण होते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव जो खाना वगैरह जिसमें हम बनाते हैं उससे जो वेव निकलती हैं, तो वो बताया गया। ठीक है, तो इसके कारण क्या होते हैं, तो समिति द्वारा जांच जो है किए गए मामलों की व्याख्या करने पर जो डायरेक्टेड पल्सेस रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी है उसको हवाना सिंड्रोम का सर्वाधिक संभावित कारण पाया गया। ठीक है, इस बीमारी से संक्रमित होने पर रोगी को पीड़ादायक सनसनाहट, भिन्न भिनाहट की आवाज़ महसूस होती है और ये एक विशेष दिशा से या कमरे में एक विशेष स्थान से उत्पन्न हो जाती है। ठीक है,
तो ये पता कैसे करते हैं, जैसे कि ये अल्ट्रासोनिक जो कैनन है, ए सोल्जर फायर डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस अल्ट्रा इंफ्रा, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये इंग्लिश वाला जो होगा ना उसमें काफ़ी अच्छे से मतलब साफ़ सुथरा दिया होता है, ठीक है। तो मतलब ये कि ये जो वो सोल्जर है वो अल्ट्रासोनिक वेव से यहाँ पे अटैक करता हुआ दिखाया गया, ठीक है। देखते हैं इसको आगे दिया होगा गया होगा। जीएस पेपर 3 से अगला टॉपिक है, यूनिट आप देख रहे हैं, चीन का न्यूनतम विक्रय मूल्य है, मतलब मिनिमम सेलिंग प्राइस फॉर शुगर, चीनी का, सॉरी चीन का नहीं, चीनी का। तो कम से कम जो चीनी है उसका मिनिमम प्राइस क्या है। तो हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 2021 से 22 का जो विपणन वर्ष है, अक्टूबर से सितंबर का है, उसके लिए गन्ने का जो उचित और लाभकारी मूल्य होता है, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव जो प्राइस है, उसमें वृद्धि करते हुए 290 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिया है, ठीक है। 1 क्विंटल मतलब 100 किलो का 290 रुपये। अब चीनी मिलों को गन्ना उत्पादक किसानों को पहले ही जो दी जा रही कीमत है उससे 5 रुपये प्रति क्विंटल अधिक चुकाना होगा। इस निर्णय का अगर महत्व देखें तो इससे किसको लाभ होगा। सरकार ने इस निर्णय से जो 5 करोड़ गन्ना किसान हैं और उनके जो आश्रित, उनके साथ साथ चीनी मिले हैं और संबंधित उद्योग है उसमें कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को लाभ होगा। चीनी मूल्य निर्धारण नीति, तो इसका जो मूल्य वो कैसे निर्धारित किया जाता है, तो इसका मूल्य बाजार के रुझानों के अधीन होता है, मतलब बाजार के रुझान कैसे उसकी तरह से ये डेवलप होता है, चेंज होता रहता है, और चीनी की मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करता है, डिमांड और सप्लाई पर, ठीक है। उसके अलावा देखिए 2018 में जो है किसानों के हित संरक्षण के उद्देश्य से चीन के जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है, एमएसपी है, उसकी अवधारणा लागू की गई थी ताकि यह उद्योग कम से कम चीनी की न्यूनतम उत्पादन लागत निकाल सके, जिससे वह किसानों को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान करने में समर्थ हो सके। उसके अलावा सरकार द्वारा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है, उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीनी मूल्य आदेश 2018 इसको अधिसूचित किया गया। उक्त आदेश के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा जो एमएसपी है वो तय किया गया और न्यूनतम विक्रय जो चीनी की जो एमएसपी है उसका निर्धारण करने के जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है तथा सर्वाधिक कार्य कुशल मिलों की न्यूनतम परिवर्तन लागत घटकों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान दें कि जो राज्य परामर्श कीमत होती है, स्टेट एडवाइस प्राइसेस होते हैं, उसकी घोषणा प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य द्वारा की जाती है, जो कि आमतौर पर क्या होता है, उचित और लाभकारी मूल्य से जो है अधिक होता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, उचित और लाभकारी मूल्य वह न्यूनतम कीमत है जिस पर चीनी मिलों द्वारा किसान से गन्ना खरीदा जाता है, ठीक है। एक तरह से एमएसपी जैसा ही होता है। पृष्ठभूमि क्या है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो एफआरपी है उसकी घोषणा की जाती है, जिसका निर्धारण जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की अनुशंसाओं के आधार पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए यूनिट आप देख ही रहे हैं, वही जीएस पेपर 2 से सुजलम अभियान। तो ये क्या है, हाल ही में जो जल शक्ति मंत्रालय हमारा उसके द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत 25 अगस्त को जो है 100 दिवसीय सुलझम अभियान इसकी शुरुआत की गई। अगर अभियान के बारे में हम देखें तो इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्राम स्तर पर जो अपशिष्ट जल प्रबंधन है, मतलब मैनेजमेंट होता है अपशिष्ट जल का, उसके माध्यम से अधिक गाँवों को ODF+ गाँव में परिवर्तित करना है। तो ये हम आगे अभी देखेंगे, आएगा ये ODF+ क्या होता है, ठीक है। तो इस अभियान को विशेष रूप से जो है 10 लाख अवशोषक, मतलब सोक पिट क्या होता है, मतलब जो अपशिष्ट जल होता है उसको इसमें डाल देते हैं, उसमें अपशिष्ट की जो जल होता है वो सोक कर लिया जाता है और वहाँ पे अपशिष्ट बच जाता है, ठीक है। इसका निर्माण एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इस अभियान के तहत गाँवों में आयोजित की जाने वाली प्रमुख जो गतिविधियाँ हैं, तो वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने हेतु जो सामुदायिक परामर्श होगा, खुली बैठकें होंगी, ग्राम सभा की बैठक होगी, उसका आयोजन किया जाएगा। ODF की निरंतरता बनाए रखने और जो ग्रे वाटर प्रबंधन है, ठीक है, उसको करने के लिए सोख गड्ढों को आवश्यक संख्या में तैयार करने हेतु जो संकल्प है वो पारित किया जाएगा, ठीक है। ग्रे वाटर मतलब जो हमारा जल होता है उसको मैनेजमेंट करना, साफ़ करना, उसको मैनेज करना, ठीक है। निरंतरता बनाए रखने और सोख गड्ढों के निर्माण संबंधी गतिविधियों की शुरुआत करने के लिए 100 दिवसीय योजना तैयार की जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आवश्यक संख्या में सोख गड्ढों का निर्माण करना, और उसके अलावा जो IEC है उसके माध्यम से जहां आवश्यक हो वहां पर शौचालय को पुनर्निर्मित करना, गांव के सभी नए परिवारों को शौचालय की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। महत्व क्या है, तो इस अभियान के माध्यम से क्या होगा, न केवल गांव में जो ग्रे वाटर प्रबंधन है, मतलब जो हम पानी को साफ़ करेंगे उसके लिए वांछित बुनियादी अवसंरचना जो है, अर्थात 100 गड्ढे
उनका निर्माण किया जाएगा, बल्कि जल निकायों के संवहनीय प्रबंधन में भी ये सहायता प्राप्त होगी। इसके अलावा इस अभियान से जो सामुदायिक भागीदारी है उसके द्वारा जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है, ग्रामीण फेज़ 2 है जो, उसकी गतिविधियों में तेज़ी आएगी और इससे ODF प्लस गतिविधियों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। आवश्यकता क्या है, देखिए यहाँ पे नीचे दे रखा है ODF प्लस क्या है। तो आवश्यकता क्या है, गाँव में या गाँव के बाहरी इलाकों में गंदे पानी का निष्कासन, जलाशयों का निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इस अभियान के से जो है अपशिष्ट जल प्रबंधन में सहायता प्राप्त होगी और बदले में जलाशयों को पूर्ण रूप से लाने में सहायता मिलेगी। अब ये ODF टैग क्या होता है, तो 2016 में जो है मूल रूप से जो ODF प्रोटोकॉल है उसमें कहा गया था कि यदि किसी भी दिन के किसी भी समय कोई भी व्यक्ति जो है खुले में शौच नहीं करता है तो वह शहर जो है ODF शहर के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। और ODF डबल प्लस क्या है, तो जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन था, SMU था, उसके पहले चरण में ODF दर्जा प्राप्त करने के बाद शहरों द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने और उन्हें जारी करने के लिए अगस्त 2018 में ODF प्लस और ODF डबल प्लस की शुरुआत की गई। ठीक है, तो पात्रता क्या है, अगर ODF प्रोटोकॉल के आधार पर शहर को कम से कम एक बार ODF अधिसूचित हो चुका हो, मतलब पहले एक बार हो चुका हो, उसे SBM मतलब स्वच्छ भारत मिशन ODF प्लस और ODF डबल प्लस घोषित किया जा सकता है। अब ODF प्लस क्या होता है, तो इसमें क्या है, इस प्रोटोकॉल के अनुसार यदि किसी दिन किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच या पेशाब करते हुए नहीं पाया जाता और सभी सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय कार्यक्रम अवस्था में यह सुव्यवस्थित है तो उस शहर, वार्ड या कार्यक्षेत्र को ODF प्लस घोषित किया जाएगा। डबल प्लस में क्या होता है, तो इसमें एक शर्त और जोड़ दी जाती है कि जो मल कीचड़ या फिर जो सेप्टेज होता है, सेप्टेज और नालियों के सुरक्षित रूप से प्रबंधन और उपचार किया जाए, जिससे किसी प्रकार के अनुपचारित कीचड़, सेप्टेज और नालियों की प्रवाह किसी जल निकाय अथवा खुले क्षेत्र में नहीं हो। ठीक है, मतलब हमारी जो बेसिकली नालियाँ होती है घरों की, वो किसी खुले क्षेत्र में ना हो, फुल जो है उनकी मैनेजमेंट हो। ठीक है, उसके अलावा देखिए प्रीलिम्स फैक्ट है, तो अराणमुला नौक दौड़। ठीक है, तो ये क्या है, केरल के ओणम पर्व के दौरान आयोजित होने वाला सबसे प्राचीन नौका दौड़ उत्सव है ये। ठीक है, अराणमुला बोट रेस। इस नौका दौड़ का आयोजन जो है पंपा नदी के तट पर स्थित भगवान कृष्ण और अर्जुन को समर्पित एक हिंदू मंदिर जिसका नाम क्या है, अराणमुला, उसके निकट होता है। इस दौड़ में जो है पल्लियोडम सांप के आकार की नौका का उपयोग किया जाता है। इस नौका दौड़ में केवल गांव के पुरुष को ही भाग लेने की अनुमति होती है। ठीक है, बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम। ठीक है, तो हाल ही में जो गूगल है उसके द्वारा जो भारत है उसमें बच्चों के लिए वैश्विक जो बी इंटरनेट अवेयर प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत गूगल 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय जो कॉमिक बुक है उनके पात्रों के माध्यम से इंटरनेट सुरक्षा सबक प्रदान करने के लिए भारतीय कॉमिक बुक प्रकाशन है अमर चित्र कथा, ठीक है, इसके साथ साझेदारी कर सकता है। उसके बाद टोकनाइजेशन, तो ये क्या है, इसका तात्पर्य एक वास्तविक कार्ड के संवेदनशील विवरण को एक यूनिक कोड, ठीक है, जो अपनी तरह का एक ही होता है, इस टोकन में परिवर्तित करना। यह एक कार्ड टोकन अनुरोध करता, मतलब वह इकाई जो कार्ड या टोकन को जो है उसमें कार्ड को टोकन में परिवर्तित करने हेतु ग्राहक से अनुरोध स्वीकार करती है और इस टोकन जारी करने के लिए संबंधित कार्ड नेटवर्क को अग्रेषित मतलब आगे की तरफ कर देती है। तो इस डिवाइस का अनोखा संयोजन होगा। टोकनकृत कार्ड लेनदेन को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें लेनदेन संसाधन के दौरान वास्तविक कार्ड विवरण व्यापारी के साथ साझा नहीं किया जाता है। ठीक है, चर्चा का कारण किया तो RBI द्वारा जो टोकनाइजेशन है उसके मूलतः मोबाइल और टैबलेट को ही अनुमति दी गई है, किंतु हाल ही में इसका दायरा बढ़ाकर लैपटॉप, डेस्कटॉप, कलाई घड़ी, बैंड जैसे पहनने योग्य उपकरणों के साथ साथ इंटरनेट ऑफ थिंग IoT जो होते हैं वो उपकरण सहित कई उपभोक्ता उपकरणों को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है। ठीक है, तो बस आज के लिए 26 का इतना ही था। ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो 25 का भी देख लेंगे, अपलोड कर देंगे। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और हैव अ गुड डे।